आज हम लोग देखेंगे आज तीसरा वीडियो है। आज क्वांटम संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वांटम संख्या का डेफिनेशन है टू डिफाइन सेफ साइज ओरिएंटेड स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज ईटीसी, है ना। कहने का मतलब जो क्वांटम संख्या होता है किसी भी कक्षा स्पिन के बारे में बताएगा, इलेक्ट्रॉन की उसकी साइज के बारे में बताएगा, है ना। इस तरह से चार क्वांटम संख्याएं होती हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, जिसको हम मुख्य क्वांटम संख्या बोलेंगे। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम बोलेंगे वैलेंसी क्वांटम संख्या। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम n से दर्शाएंगे। चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हम s से दर्शाएंगे। मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से दर्शाएंगे, वैलेंसी क्वांटम संख्या को l से दर्शाएंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या को n से दर्शाएंगे और चक्रण क्वांटम संख्या को हम s से दर्शाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या होता क्या है। क्वांटम संख्या ऐसा क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा की जानकारी देता है, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसको हम n से दर्शाएंगे। मुख्य क्वांटम संख्या क्या क्या डिफाइन करता है हम लोग समझेंगे एक एक बिंदु लेके। पहला बिंदु है यह कक्षा का आकार बताता है। कहने का मतलब यह कक्षा का आकार बताएगा, है ना। कौन सी पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है। दूसरा बिंदु है यह नाभिक एवं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी बताता है। कहने का मतलब नाभिक से लेके और इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कक्षा की दूरी। कहने का मतलब यदि कक्षा की संख्या बढ़ती जा रही है, उसका आकार भी क्या हो, बढ़ता जाएगा। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा। तीसरा बिंदु यह कक्षा की ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब हम ऊर्जा स्तर निकालेंगे E बराबर -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। इसमें पहली कक्षा की ऊर्जा जब हम निकालेंगे तो पहली कक्षा के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी कक्षा के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरी कक्षा के लिए -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि हम पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के बीच ऊर्जा की बात करें तो कितना होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे चौथा बिंदु है यह कोश में उपस्थित उपकोश की संख्या प्रदर्शित करता है, जिसको हम सूत्र के माध्यम से n² से निकाल सकते हैं। जैसे यदि पहली कक्षा है तो उसमें उपकोश कितने होंगे, एक होगा, सिंपल सा। s में कितने होंगे। फिर दूसरी कक्षा है तो दूसरी कक्षा में s होता है और p भी होता है, तो s का 1 हो गया और p के 3 हो गए टोटल। तो हम इस फार्मूला के हिसाब से निकाल सकते हैं कि टोटल कितने उपकोष होंगे। अगर n बराबर तीसरी कक्षा है तो उपकोष की संख्या देखेंगे तो 9 होगा। मतलब एक s का हो गया, 3 p के हो गए और 5 आपका d के हो गया। 3s 3p और 3d के। यह कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। कहने का मतलब किस कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जैसे मान लो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, मतलब पहले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। ऐसे ही हम दूसरी कक्षा की बात करें, 2 × 2 स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दूसरी कक्षा में। ऐसे हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बता सकते हैं। यह कुल नोडों की संख्या बताता है। कहने का मतलब पहले कक्षा में कुल नोड कितने होंगे ये भी बता सकता है। यदि n बराबर 1 होगा तो 1 में 1 घटाएं कितना होगा, 0 होगा। यदि दूसरी कक्षा में नोडों की बात करें तो 2 में से 1 घटाएंगे तो नोड कितने होंगे, 1 होंगे। कहने का मतलब कुल नोडों की संख्या बताता है। सातवां बिंदु है एक कक्षा में कोणीय संवेग प्रदर्शित करता है। कोणीय संवेग का फार्मूला है mvr = n/2π। जैसे एग्जांपल समझते हैं, द्वितीय कक्षा के लिए n बराबर 2, तो मान रख देंगे कोणीय संवेग बराबर mvr n के जगह पर 2 h/2π, 2 कैंसिल हो गया, h/π। ये एग्जाम में आता है। दूसरा एग्जांपल पांचवी कक्षा के लिए n बराबर 5, कोणीय संवेग mvr बराबर 5h/2π। काटेंगे कितना आएगा, 2.5 h/π आता है ना। आगे हम देखेंगे द्विगुणित क्वांटम संख्या, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे।
ऐसा क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा की जानकारी देता है द्विवंशी क्वांटम संख्या कहलाता है ना। जो द्विवंशी क्वांटम संख्या होता है ये n पर निर्भरता करता है। तो लिख सकते हैं इसका मान n पर निर्भर करता है। जैसे L बराबर 0 से n माइनस 1। कहने का मतलब यदि n को ज्ञात है तो L का मान निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल n बराबर यदि 2 हो तो L का मान क्या क्या होगा? L बराबर 0 से 2 माइनस 1, 0 से 2 में से 1 घटाएं कितना होगा? 1। कहने का मतलब 0 हो सकता है और क्या हो सकता है? 1। कहने का मतलब या तो s हो सकता है L का मान और या तो p हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, एक बिंदु हमने दिखवाया इधर, यदि L का मान 0 हो तो उसके लिए s होता है, L का मान 1 हो तो उसके लिए p होता है, यदि L का मान 2 हो तो उसके लिए d कक्षा होता है, यदि 3 हो तो f होता है ना। इसको ध्यान रखिएगा। अगला एग्जांपल हम देखते हैं, यदि n बराबर 3 हो तो, यदि n बराबर 3 हो तो L का मान क्या क्या हो सकता है? 0 से 3 माइनस 1। तो L बराबर क्या क्या होगा? 0 से 2। कहने का मतलब 1 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, या तो S या तो P या तो D। अगला, यदि n बराबर 4 हो तो क्या हो जाएगा? L बराबर 0 से 4 माइनस 1। कहने का मतलब 0 से 3, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। इसके लिए S, P, D और F इस तरह से निकालेंगे। पहला पॉइंट था। अगला हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा, यह उपकोष कक्षा की ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। जैसे यदि हम P की बात करें तो P कितने कक्षक होंगे? 3, 1 2 3। ये हो गया आपका Px, यह हो गया Py और ये हो गया Pz। अगला पॉइंट होता है, यह कक्षा की आकृति प्रदर्शित करता है। यह कक्षा की आकृति प्रदर्शित करता है। तीसरा पॉइंट, यह कक्षक की आकृति प्रदर्शित करता है। जैसे यदि S आ गया, S कक्षक आ गया तो उसकी आकृति कैसी होगी? गोलाकार होगी। यहाँ लिख सकते हैं कक्षक और यहाँ लिख सकते हैं आकृति। यदि S कक्षक है उसकी आकृति कैसी होगी? गोलाकार। यदि P कक्षक है तो उसकी आकृति क्या होगी? डंबलाकार। यदि D कक्षक होगा तो उसकी आकृति कैसी होगी? द्विडंबर।
द्विडंबन ये यदि f कक्षक होगा तो उसकी आकृति होगी जटिल, मतलब कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। इसको हमने पहले ही बताया था, कॉम्प्लेक्स। इसका कोई ये नहीं होगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, यह कक्षा की कोणीय संवेग को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखें कि यह कक्षक की कोणीय संवेग प्रदर्शित करता है। जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो कक्षा की कोणीय संवेग प्रदर्शित करता है, और द्विआधारी क्वांटम संख्या जो होता है कक्षक की कोणीय संवेग प्रदर्शित करता है। तो अगला पॉइंट होगा, कितने बिंदु में लिखवा दिया? 3 बिंदु। अगला बिंदु हो जाएगा चौथा, यह कक्षक की कोणीय संवेग प्रदर्शित करता है। इसके लिए कोणीय संवेग हो जाएगा आपका, कक्षक का कोणीय संवेग mvr बराबर कक्षक का कोणीय संवेग mvr बराबर अंडर रूट l ब्रैकेट l प्लस 1 है ना, h अपॉन 2 पाई। ध्यान रखेंगे, इसके आधार पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? कक्षक का कोणीय संवेग निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल एक बॉक्स में लिख सकते हैं चाहे तो। ये हो गया इधर कक्षक हो जाएगा और L का मान हो जाएगा, और ऐसे कक्षक का कोणीय संवेग मतलब mvr बराबर अंडर रूट l ब्रैकेट l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। यहाँ से हम इसका मान निकाल सकते हैं। अगला उपकोष ये अगला नंबर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, और अगला हम लोग बता सकते हैं आकृति। ठीक, जैसे s के लिए चर का मान क्या होगा? 0। यदि हम कक्षक का कोणीय संवेग निकालेंगे कितना हो जाएगा? इसका मान 0 रखेंगे तो 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। कक्षक का कोणीय संवेग कितना आ जाएगा? 0। इसमें उपकोष कितने होंगे? 1 होगा। कितने होते हैं? 1। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। और इसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे टी कक्षक के लिए हम देखेंगे L का मान कितना हो जाएगा। हमने बताया S के लिए 0, T के लिए कितना होता है? 1 होता है, 1। और इसके लिए हम कोणीय संवेग निकाल लेंगे, तो यहाँ से mvr बराबर क्या हो जाएगा? L का मान कितना है? 1 है। कहने का मतलब 1 प्लस 1 और यहाँ से h अपॉन 2 पाई जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 1 1 2 2 एकम 2, तो रूट 2 h अपॉन 2 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। एक और आ सकता है हमारा रूट 2 इंटू रूट 2, तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से? h अपॉन रूट 2 और यहाँ से पाई। ध्यान रखिएगा ये मान आ सकता है। ठीक, इसमें उपकोष कितने होंगे? 3 होंगे। कितने होंगे? 3, 1 2 और 3। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6। इसकी आकृति कैसी होगी? डबल आकार। यहाँ से ध्यान रखेंगे इसका नाम क्या होता है? px, py और pz। अगला हम लेते हैं d कक्षक। d के लिए L का मान कितना होगा? 2 होगा। इसके लिए कोई संवेग निकाल लेंगे, तो रूट 2
ब्रैकेट 2 प्लस 1 और यहाँ से h अपॉन 2 पाई। तो 2 1 3 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा रूट 6 h अपॉन 2 पाई। यदि इसको हम निकालेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, रूट 2 इंटू 3। तो इसको यदि तोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 2 h अपॉन, इसको रूट 2 लिख सकते हैं 2 पाई। तो एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा रूट 2 बच जाएगा। यहाँ से होगा आपका ऊपर से रूट 3 h अपॉन रूट 2 पाई, ये बन जाएगा आपका। ठीक, इसमें उपकोष कितने हो जाएंगे, उपकोष की संख्या आपका 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और इसकी आगे क्या होगी डी डबल, डी डबल। ठीक, अगला हम लोग चौथा नंबर लेते हैं एफ के लिए। एफ है ना, एफ के लिए एल का मान क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। और इसमें हम थोड़ी समय निकालेंगे, थोड़ी समय कितना आ जाएगा एल बराबर कितना आ जाएगा, इसमें एल बराबर रखेंगे 3, तो रूट 3 ब्रैकेट 3 प्लस 1 और यहाँ से h अपॉन 2 पाई। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 4 4 3 12, तो 12 हो जाएगा 12 h अपॉन 2 पाई। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, तो 2 बाहर आ जाएगा तो रूट 3 बचेगा सिर्फ, 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो रूट जो 2 है वो बाहर निकल जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या रूट 3 h अपॉन पाई। ठीक, आगे हम लोग उपकोष की संख्या ध्यान देंगे, कितना हो जाएगा टोटल 7 उपकोष आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। ठीक, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसकी आकृति जो है जटिल हो जाएगी, जटिल। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे नोड, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नोड, हम लोग इसीलिए कहा रहते हैं, उससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। ये आपका लेगेसी क्वांटम थ्योरी खत्म हो गया, यही पास हम लोग एक कर लेते हैं नोड। नोड निकालना, तो नोड होता क्या है, जैसे किसी आकार में एंगुलर नोड, एंगुलर नोड का परिचय है और अगला रेडियल या स्फेरिकल नोड, गोलीय नोड के बारे में हम लोग बता सकते हैं। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रूप में भर के आता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें। जैसे नोड की बात करें, दो तरह के नोड होंगे, एक होगा रेडियल या फिर स्फेरिकल नोड, दूसरा हो जाएगा आपका एंगुलर नोड। ठीक, यदि हमको रेडियल या फिर स्फेरिकल नोड निकालना है तो ध्यान रखिएगा, उसके लिए हमको n पता होना चाहिए, l पता होना चाहिए। n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, l मतलब लैग्रेंज क्वांटम संख्या, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसमें से एक हम हटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा रेडियल नोड निकल जाएगा। अगर हम लोग एंगुलर नोड पढ़ेंगे, एंगुलर नोड में l मतलब होता है लैग्रेंज क्वांटम संख्या पता रहेगा, तो हम उसका एंगुलर नोड बता सकेंगे। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं कि यहाँ हो जाएगा आपका 3D के लिए n बराबर कितना है, n बराबर 3 है, और l बराबर कितना है, d के लिए क्या हो जाएगा s0 t1 t2, तो l का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि उसके लिए हम लोग एंगुलर नोड की बात करें
एंगुलर मोड का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और रेडियल मोड निकालेंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, n का मान कितना है 3 - 2 - 1। जब हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कहने का मतलब रेडियल मोड इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर हम लोग टोटल मोड निकालेंगे तो n में से क्या घटाएंगे 1, n का मान कितना है 3, तो 3 में से हम लोग 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 2, तो टोटल मोड कितने आ जाएंगे 2 आ जाएगा। किसके लिए 3D के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग नोडल प्लेन बता सकते हैं, नोडल प्लेन के लिए क्या होगा L का ही मान आ जाएगा, L का मान कितना है 2, तो नोडल प्लेन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, अगला हम लोग दूसरा एग्जांपल समझते हैं 4s। किसके लिए 4s के लिए, इसके लिए n का मान कितना है, n का मान 4 और L का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये पहला ये दूसरा। ठीक, इसके लिए हम लोग एंगुलर नोड निकालेंगे, एंगुलर नोड का मान कितना है 0 है ना। 4s के लिए एंगुलर नोड का मान कितना आएगा 0 आएगा। और रेडियल नोड का मान कितना आ जाएगा, तो सॉल्व कर लेंगे। n का मान कितना है 4 और l का मान कितना है 0 और यहाँ से कितना है 1, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3। ठीक, आगे हम लोग टोटल नोड बता पाएंगे, तो टोटल नोड कितना आ जाएगा n में से 1 घटाना है, तो यहाँ से n का मान 4 है, 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग नोडल प्लेन बता सकते हैं, l का मान कितना है 0 है, तो 0 आ जाएगा। इस तरह से कोई भी आ जाएगा तो आप निकाल सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं 5 के, तीसरा नंबर देखेंगे 5। ठीक, 5p के लिए n का मान कितना है 5 और l का मान कितना है आपका, p के लिए कितना होता है 1 होगा, है ना। एंगुलर नोड निकालेंगे, एंगुलर नोड का मान कितना आ जाएगा 1 और रेडियल नोड का मान कितना आ जाएगा 5 - 1 - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो एंगुलर नोड कितना आ जाएगा 3। टोटल नोड बता सकते हैं, टोटल नोड कितने हो जाएंगे, मतलब n का मान कितना है 5 है, 5 में से हम क्या घटाएंगे 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, नोडल प्लेन बता सकते हैं, नोडल प्लेन कितना आ जाएगा, l का मान कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा, सिंपल सा। तो ध्यान रखिएगा, ये पता है हमको तो हम कोई भी चीज बता सकते हैं, उसका एंगुलर नोड कितना होगा और रेडियल नोड कितना होगा। ठीक, अगला एग्जांपल आप लोग करके रखिएगा, चौथा एग्जांपल 2p निकाल के रखे रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन ट्वेलिंग इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय √L ब्रैकेट L + 1 h/2 पाई। मतलब कक्षक का कोणीय संवेग दिया है, ये कक्षक का कोणीय संवेग निकालने का फॉर्मूला दिया है। दिस मोमेंटम फॉर s इलेक्ट्रॉन, मतलब s इलेक्ट्रॉन के लिए हमको क्या निकालना है कक्षक का कोणीय संवेग। तो s के लिए L का मान क्या हो जाएगा, s कक्षक के लिए L का मान क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से फॉर्मूला में बैठा सकते हैं, यहाँ से 0 0 + 1 और h/2 पाई। यदि 0 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0 ही आ जाएगा, क्या आएगा 0। ये आंसर आ गया आपका, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दिस ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, मतलब हमको इस कक्षक का ही कोणीय संवेग निकालना है, लेकिन किसके लिए निकालना है p कक्षक के, मतलब p इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, p कक्षक के इलेक्ट्रॉन के लिए। तो फार्मूला बैठा लेंगे, p के लिए आपका L का मान कितना आ जाएगा, हमने बताया है s के लिए 0, t के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, तो t के लिए कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से हम रख सकते हैं 1 + 1 और यहाँ से h/2 पाई जोड़ेंगे, यहाँ से 1 1 2 हो गया, यहाँ से 1 2 1 2, तो √2 हो जाएगा √2 और यहाँ से h/2 पाई आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको 2 को हम √2 लिख सकते हैं 2 बार, तो एक ऊपर √2 है, √2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे से बचेगा क्या आपका √2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका h/√2 पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेट ऑफ n और एटम इज
डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। कहने का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करने के लिए हम लोग कक्षा के हिसाब से कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसको पूछा है क्या हो जाएगा 4l + 2 है ना। अगला आपका हो जाएगा A3p ऑर्बिटल हैज नोड। कहने का मतलब इसमें हमको नोड बताना है, एंगुलर नोड और स्फेरिकल नोड या फिर रेडियल नोड है ना। तो सबसे पहले हम लोग एंगुलर नोड की बात करें, एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड क्या हो जाएगा, एंगुलर नोड मतलब L, फार्मूला L से निकालते हैं ना। इसके लिए n का मान निकालेंगे, n का मान कितना है 3 है और L का मान क्या है, p के लिए हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसमें एंगुलर नोड की संख्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब आगे स्फेरिकल नोड हम लोग निकालेंगे। स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड निकालेंगे तो इसके लिए हमने फार्मूला बताया n - l - 1 n - l - 1। तो रखेंगे n का मान कितना है 3 है, 3 और यहाँ से एक l का मान 1 है और यहाँ से 1 आ जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। कहने का मतलब एंगुलर नोड और स्फेरिकल नोड की संख्या कितनी है, टोटल दोनों में 2 है। ठीक, तो 1 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या तीसरा। अगला हम लोग तीसरा देखेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको हम n से दर्शाएंगे है ना। सिंपल सा ही परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे, ऐसा क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा की जानकारी देता है, सॉरी उप कक्षा की जानकारी देता है ना। ऐसा क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की उप कक्षा की जानकारी देता है। अब यह इलेक्ट्रॉन के विन्यास को प्रदर्शित करता है। तो इसमें कुछ फैक्ट हम लिखवाएंगे, फैक्ट को ध्यान रखिएगा। तो पहला फैक्ट हो जाएगा यह इलेक्ट्रॉन के विन्यास को प्रदर्शित करता है। यह इलेक्ट्रॉन के विन्यास को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब किस उप कक्षा में पहले इलेक्ट्रॉन होगा और किस उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन बाद में होगा है ना। दूसरा बिंदु, इसका मान लेगेंसी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका मान लेगेंसी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। जैसे n बराबर -l से 0 से +l, कहने का मतलब हमको +l, m का मान हमको निकालना है तो इसकी सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं एक, यदि l बराबर 0 है, पहला एग्जांपल, यदि l बराबर 0 है तो m का मान कितना हो जाएगा, m बराबर -0 से +0 है ना। कहने का मतलब n का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, n का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। दूसरा, यदि l बराबर कितना है 1, l बराबर 1 है, m का मान क्या आ जाएगा, m बराबर -1 से 0 से +1। कहने का मतलब यदि m बराबर निकालेंगे तो -1 से 1 हो जाएगा, 0 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। कहने का मतलब s मतलब p ऑर्बिटल होता है, तो p के लिए 3 कक्षा होंगे। यदि इलेक्ट्रॉन इसमें है तो उसके लिए मान कितना हो जाएगा -1, यदि इलेक्ट्रॉन इसमें है तो उसके लिए कितना हो जाएगा 0, यदि इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है तो उसके लिए m का मान कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हो सकते हैं ये p ऑर्बिटल, px के लिए ये हो जाएगा, py के लिए ये हो जाएगा और pz के लिए ये हो जाएगा। अगला तीसरा एग्जांपल देखेंगे।
यदि l बराबर कितना है 2 है तो m का मान कितना हो जाएगा, m का मान -2 से 0 से +2। कहने का मतलब -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है और +2 हो सकता है। तो d के लिए होता है ऐसा, d के लिए होगा तो क्या होगा, कितनी कक्षक होंगे इसमें 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया है ना। यदि आपका इलेक्ट्रॉन d x y में है तो उसके लिए -2, d y z में है तो उसके लिए -1, d z x, d x स्क्वायर y स्क्वायर और d z स्क्वायर। कहने का मतलब इस तरह से हम लोग देख के m का मान निकाल पाएंगे। अगला हम लोग देखेंगे चक्रण क्वांटम संख्या, बन जाएगा। अगला हम लोग चौथा नंबर चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हम S दर्शाएंगे, है ना। ऐसा क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की दिशा को बताता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में है, इलेक्ट्रॉन घड़ी के अपोजिट दिशा में है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की दिशा। थोड़ी परिभाषा यदि लिखना होगा लिख लेंगे। यह इलेक्ट्रॉन की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। यदि इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में है तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, यदि इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुई की दिशा में है ना, दिशा में है तो S का मान क्या हो जाएगा, +1/2 लिखेंगे, है ना। दूसरा पॉइंट होता है यदि इलेक्ट्रॉन घड़ी के विपरीत दिशा में है, उसके लिए क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस वीडियो में सीखे कि क्वांटम संख्या होता क्या है ना, क्वांटम संख्या कितने प्रकार का होता है, और एक महत्वपूर्ण बिंदु हमने सीखा नोड निकालना। ठीक, धन्यवाद।